ऑल ऑफ यू। आज हम लोग देखेंगे बीएड सेकेंड ईयर का यूनिट वन। यूनिट वन के अंतर्गत आज हम लोग चलेंगे मूल्यांकन की प्रक्रिया या चरण। तो जैसा लोग जानते हैं कि मूल्यांकन की 3 प्रक्रियाएं या चरण होती है, जिसके अंतर्गत पहला आता है उद्देश्य। जैसे कि कल की कक्षा में मैंने आपको बताया था कि बिना उद्देश्य को ध्यान में रखे हुए हम किसी भी कार्य को पूर्ण रूप से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब तक हमारा उद्देश्य नहीं होता है तब तक हमें उस कार्य के प्रति कोई सफलता की प्राप्ति नहीं होती है। और किसी कार्य को पूर्ण रूप से सफल बनाने के लिए सबसे पहले क्या जरूरी होता है, उस कार्य के प्रति एक उद्देश्य को लेकर चलना। तो उसी प्रकार यहाँ मूल्यांकन की प्रक्रिया के अंतर्गत पहला आपका आता है प्रक्रिया या चरण में उद्देश्य का निर्धारण, जिसके अंतर्गत क्या कहता है, बालक की सामाजिक स्थिति, बालक की सामाजिक स्थिति, विषय वस्तु की प्रकृति तथा शैक्षिक स्तरों को ध्यान में रखकर उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए। यानी कहता है यहाँ पर उद्देश्य की प्राप्ति में कहता है कि बालक की सामाजिक स्थिति यानी कि बालक की जो भी स्थिति है या उसकी विषय वस्तु की प्रकृति या शैक्षिक स्तर को यानी उसकी शिक्षा को स्तर को ध्यान में रखकर क्या करना चाहिए, उद्देश्य का निर्धारण करना चाहिए। आगे क्या कहता है कि व्यवहार के परिवर्तन में उद्देश्यों को सफल रूप से तभी निर्धारित किया जा सकता है जब उपयुक्त तथ्यों को भली प्रकार समझ लिया जाए। यानी कि देखिए, व्यवहार के अंतर्गत जब उद्देश्यों को हम लोग तभी सफल बनाते हैं जब हम क्या करते हैं, उद्देश्य को सफल रूप से निर्धारित करते हैं। जैसे हमने क्या बताया, बिना उद्देश्य का निर्धारण का हमारा कोई कार्य सफल नहीं हो सकता है। आगे कहता है जब उपयुक्त तथ्यों को भली प्रकार समझ लिया जाए, मूल्यांकन को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए, किसको, मूल्यांकनकर्ता को यह स्पष्ट रूप से ज्ञात होना चाहिए कि व्यवहार परिवर्तन किस प्रकार, किस रूप में और किस सीमा तक लाना है। या मूल्यांकनकर्ता जो बैठा है, जो कर रहा है, मूल्यांकन कर रहा है, उसको यह देखना चाहिए कि उसका जो व्यवहार होना चाहिए वो किस सीमा के अंतर्गत है, सीमा में रख कर उसको लाना चाहिए। इससे यह जानने में क्या जानने में यानी उद्देश्य को, इससे यह जानने में सरलता होगी कि व्यवहार व्यवहार की वांछित परिवर्तन आया या नहीं। यानी कि इसमें देखते हैं कि व्यवहार में वांछित परिवर्तन आया या नहीं। अतः उद्देश्यों के भली प्रकार पहचान लेने और निर्धारित कर लेने पर ही मूल्यांकन की ओर बढ़ना चाहिए। यानी कि जब तक हम अपने उद्देश्य को पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए। यानी कि आगे बढ़ने के लिए जैसे कि हम क्या बताएं कि हम कोई भी काम करें, चाहे पढ़ाई लिखाई से लेकर किसी भी प्रकार के नौकरी पेशा किसी भी कार्य को करते हैं, तो एक उद्देश्य को पहले उद्देश्य को समझे कि करना क्या है, कैसे करना है, उसको करने में क्या कॉस्ट आता है, कितना समय लगेगा, उससे क्या फायदा है, क्या घाटा है। ये सारी चीज को जब हम लोग जान लेते हैं तब हमें उस कार्य को करना चाहिए। अगर ये सब जानने के बाद अगर हम उस कार्य को करते हैं तो उसमें क्या मिलती है, हमें सफलता की प्राप्ति होती है। तो आगे क्या कहता है, उद्देश्यों को निर्धारित करने में विषय वस्तु और व्यवहार परिवर्तन दोनों ही समान रूप से मानना आवश्यक है। यानी कि देखिए, अगर उद्देश्य की प्राप्ति के लिए क्या चाहिए, सबसे पहले विषय वस्तु यानी कि क्या हमको जरूरत है और उसके अंतर्गत हमारा व्यवहार में क्या परिवर्तन है, क्या चेंजिंग है, हमारे बिहेवियर चेंजिंग को देखना है। अगर ये जब दोनों समान रूप से होता है तो जाहिर सी बात है हमारे उद्देश्य की प्राप्ति पूर्ण रूप से होती है। सेकंड पॉइंट, दूसरा हम लोग आता है अधिगम अनुभव की योजना बनाना। किसके अंतर्गत, यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया का या चरण का दूसरा होता है अधिगम अनुभव की योजना बनाना। यानी कि इसके अंतर्गत क्या करता है, एक बार उद्देश्य को पहचान लेने और उनका निर्धारण कर लेने के पश्चात अधिगम अनुभव की ओर ध्यान देना चाहिए। यानी कि देखिए, जब एक बार अगर हमारे उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है या हम जान लेते हैं कि क्या है उद्देश्य, और अगर उद्देश्य को ध्यान में रखकर अगर करते हैं, पहचान लेते हैं, तो उनका निर्धारण हमें क्या करना चाहिए, वहां पर कहता है कि पहचान उनका निर्धारण कर लेने के पश्चात अधिगम अनुभव की ओर ध्यान देना चाहिए। तो हमें यह देखना चाहिए कि हम क्या क्या उसके अंतर्गत सीखे। यानी अधिगम का अर्थ होता है सीखना। तो जब हमें उद्देश्य की प्राप्ति हो जाती है, सारे उद्देश्य को लेकर हम लोग किसी कार्य को करते हैं, तो उसके अंतर्गत हमको यह देखना चाहिए कि मैं क्या क्या सीख रहा हूं। आगे कहता है कि अधिगम अनुभव से तात्पर्य, देखिए अधिगम यानी सीखने से तात्पर्य एक ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करना है जिसमें बालक वांछित क्रिया कर सके।
यानी कि क्रियात्मक पक्ष क्या होगा उसका, वांछिक हो सके, अर्थात वह उद्देश्यों के अनुरूप प्रतिक्रिया व्यक्त कर दे, यानी कि जैसा उद्देश्य हो उसी के अनुरूप वो अपना कार्य पूर्ण रूप से कर सके। आगे कहता है कि एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए, यानी कि किसी भी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, कहता है एक उद्देश्य की पूर्ति के लिए अनेक अनुभवों की योजना तैयार करनी पड़ती है। यानी कि देखिए, अगर हम किसी भी कार्य को करते हैं तो कार्य करने के प्रति हम क्या करते हैं, जो उद्देश्य बनाते हैं। तो जो उद्देश्य हमारा जो होता है वो क्या होता है, अनेकों प्रकार के योजना के अंतर्गत आता है, यानी कि उसके अंतर्गत बहुत सारी योजना बनाते हैं। यानी कि कोई भी काम करते हैं, अब जैसे कि अब हमें छोटा एक व्यापार ही करना है तो क्या करते हैं, उसके लिए हम अनुभव करके अनुभव पहले हम लोग प्राप्त करते हैं, कैसा व्यापार करें, उसके लिए कैसे, कहाँ से पैसा आएगा, कितना इन्वेस्ट करें, वगैरह वगैरह। तो उससे क्या होता है, हमारे वो जो हम सोच रहे हैं वो क्या हो गया, हमारा योजना तैयार करना पड़ता है। योजना निर्माण के समय बालक की आयु, अगर देखते हैं अगर योजना अगर एक बालक करता है तो देखिए उसमें क्या करता है, योजना निर्माण के समय बालक की आयु, लिंग, परिवेश आदि का ध्यान रखना चाहिए। कहता है कोई बालक अगर किसी प्रकार का योजना तैयार कर रहा है, व्यक्त कर रहा है, तो वो अपने अंतर्गत करे। अगर कोई बालक कर रहा है तो उसकी पहले आयु को देखना चाहिए कि किस आयु के है, उसका क्या लिंग हो गया, उसका परिवेश कैसा है आदि को ध्यान में रखना चाहिए। इन्हीं के आधार पर शिक्षण सामग्री, शिक्षण विधि, साधन की व्यवस्था की जाए, यानी कि जैसा उसका बालक की आयु है, लिंग है, परिवेश है, उसी के आधार पर उसकी शिक्षण की विधि की, साधन की व्यवस्था भी करनी चाहिए। थर्ड पॉइंट आता है विभिन्न उपकरणों के माध्यम से साक्ष्य प्रदान करना, यानी कि जो भी उपकरण होते हैं उसे साक्ष्य प्रदान करना। यानी कि इसके अंतर्गत क्या करता है कि उद्देश्य एवं अधिगम की योजना तैयार हो जाने पर, यानी कि जब हमारा उद्देश्य, किसी कार्य को जब हम करते हैं तो जब हमारा उद्देश्य हो गया, उससे हम जब हम लोग सीख लेते हैं कुछ, यानी कि कहता है उद्देश्य अधिगम की योजना तैयार हो जाने पर मूल्यांकनकर्ता को उपयुक्त उपकरण के चरण अथवा विकास की ओर प्रयत्न करना चाहिए। यानी कि जब हमारा उद्देश्य की पूर्ति हो जा रही है, जब हम उससे सीख गए तो हमें क्या करना चाहिए, आगे की ओर निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। जिससे यानी कि आगे की ओर बढ़ने के लिए क्या, हमें जो भी उपकरण की सहायता मिल रही है उसकी सहायता से हमें आगे की ओर बढ़ते रहना चाहिए। इन उपकरणों का प्रयोग कर साक्ष्य एकत्र करें तथा इन्हीं के आधार पर मूल्यांकन करना चाहिए। यानी कि जो हमें साक्ष्य प्राप्त हो रही है, यानी कि जो हमारी आवश्यकता, जो जरूरत पड़ रही है जिस भी चीज की, वस्तुओं की, जब हमें उसकी पहले प्राप्ति करनी चाहिए, और जब हमें पर्याप्त प्राप्ति उसकी हो जाती है तब हमें क्या करना चाहिए, उस कार्य का मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट कहता है व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र। व्यवहार परिवर्तन के क्षेत्र के अंतर्गत हम लोग क्या देखते हैं, कहता है बालक के जीवन में आने वाले व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन के फलस्वरूप होते हैं। यानी कि बालक के जीवन में जो भी परिवर्तन होता है, यानी जो भी उसके जीवन में चेंजिंग आता है, वो उसका क्या कहलाता है, मूल्यांकन के, यानी कि वो किसके अंतर्गत होता है, मूल्यांकन के फलस्वरूप होता है। तो इसी व्यवहार को हम जो है ना तीन भागों में इसको विभाजित किया गया। किसको, व्यवहार परिवर्तन। यहाँ कहता है कि व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत क्या कह रहा है कि बालक के जीवन में आने वाले व्यवहार परिवर्तन मूल्यांकन के फलस्वरूप होता है। यानी कि बच्चा के जीवन में जैसा परिवर्तन होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा मूल्यांकन होता है। और इन्हीं को, यानी कि व्यवहार परिवर्तन को हम तीन पक्षों में विभाजित किया जाता है। नंबर 1 पक्ष आता है संज्ञानात्मक पक्ष। यानी कि संज्ञानात्मक पक्ष क्या होता है, संज्ञानात्मक पक्ष होता है वह ज्ञान पक्ष के उद्देश्य को महत्व देता है। कौन सा संज्ञानात्मक पक्ष किसको महत्व देता है, ज्ञान के पक्ष को महत्व देता है। इसके अंतर्गत क्या क्या आता है, हमारा विशेष तथ्यों का ज्ञान, मापदंडों का ज्ञान, घटनाओं का ज्ञान, विधियों और प्रणालियों का ज्ञान। यानी कि किसके अंतर्गत, व्यवहार परिवर्तन को अंतर्गत, यानी व्यवहार परिवर्तन को तीन भागों में बांटा गया, जिसके अंतर्गत पहला संज्ञानात्मक पक्ष था, दूसरा कहता है भावनात्मक पक्ष। भावनात्मक पक्ष के अंतर्गत क्या आता है, ग्रहण करना, यानी किसी चीज को अपने अंदर समाहित करना, दूसरा प्रतिक्रिया करना, तीसरा व्यवस्थापन करना, और चौथा कहता है विचरण करना। तो पहला हो गया संज्ञानात्मक पक्ष, दूसरा होता है भावनात्मक पक्ष, और थर्ड आपका लास्ट आता है क्रियानात्मक पक्ष। इसके अंतर्गत उत्तेजना, नियंत्रण करना, समायोजन करना तथा कौशल, यानी कि ये जो भी ये तीन पक्ष हैं
ये व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत आते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट, आज हम लोगों ने पढ़ा मूल्यांकन की प्रक्रिया या चरण के बारे में, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने पहला देखा उद्देश्य, दूसरा हम लोगों ने पहला उद्देश्य को देखा, दूसरा विभिन्न प्रकार के उपकरणों को देखा, उपकरण के अंतर्गत हम लोगों ने तीसरा देखा व्यवहार परिवर्तन, व्यवहार परिवर्तन के अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि इसको कितने भागों में बांटा गया है। तो हमने जैसे आपको बताया कि इसको 3 भागों में बांटा गया है। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।